हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा खणी, राम राम। हम सुनने जा रहे हैं 421वां एपिसोड। कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके बता दें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो कहानी को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज, वसीम भाई और चंदन मिलकर टीना और अन्य लड़कियों को बचाने के लिए रानी किन्नर के गोदाम पर आ गए थे। वसीम भाई ने बाहर तैनात गुंडों को फुर्ती से संभाल लिया और सभी हरकतें इतनी चुपचाप और स्ट्रिक थी कि अगर कोई भी पास खड़ा होता तो उसे शक न होता। गोदाम की उस सुनसान गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में जंग लगे लोहे की गंध तैर रही थी। हर तरफ कंटेनर बिखरे हुए थे और मानो यह जगह कोई आम गोदाम नहीं बल्कि साजिशों का अड्डा था। युवराज बिना किसी झिझक के अंदर घुसता ही चला जा रहा था। उसका चेहरा सख्त था और आंखों में अंगारे धधक रहे थे। पीछे से वसीम आगे बढ़ रहा था और उसकी हर मूवमेंट इतनी तेज और स्ट्रिक थी कि किसी भी गुंडे को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वसीम का एक एक वार और एक एक चाल मीलों दूर से तैयार की गई लग रही थी। ना कोई चीख ना कोई आहट, जैसे वो मौत का फरिश्ता बनकर आया हो। युवराज हर कदम पड़ते ही के साथ वसीम को देख मुस्कुरा रहा था। दिल ही दिल में उसे गर्व हो रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में वसीम ने खुद को किस तरह तराश लिया था, लेकिन मुस्कान बहुत हल्की थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते गए गुंडों की संख्या कम होती गई। आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही युवराज ने देखा कि सामने खाली कंटेनर के पास रानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो घमंडी मुस्कान थी जिसे युवराज नफरत करता आया था। जैसे ही रानी ने युवराज को अपनी आंखों में देखा उसका चेहरा खिल उठा और वो ताली बजाते हुए खिलखिलाई। उसकी हंसी गोदाम की वीरानी में गूंज गई। हाय ये चिकने, रानी ने हंसते हुए कहा, तेरे में तो बड़ा गुदा है जो सीधे मौत के मुंह में चला आया, लेकिन अफसोस तू लेट हो गया। तेरी बीवी तो गई। युवराज का दिल धक से रह गया। उसने तेजी से इधर उधर नजरें दौड़ाई। टीना कहीं नजर नहीं आई। ना वो लाल कंटेनर दिखा जिसमें रानी ने उसे बंद करने का आखिरी वीडियो भेजा था। युवराज के अंदर का गुस्सा उबलने लगा था। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने बिना एक शब्द बोले चंदन की तरफ इशारा किया। चंदन समझ गया कि तेजी से एक कंटेनर को चेक करने लग गया। रानी की आंखें चमक उठी। वो युवराज के चेहरे पर बेचैनी और बौखलाहट के बदलते भावों को देख रही थी। उसे मजा आ रहा था। उसकी हंसी अब और भी ऊंची और डरावनी हो गई थी। कुछ देर में चंदन ने सभी कंटेनर चेक किए, लेकिन न तो उसमें टीना मिली और न ही कोई और लड़की। क्या हुआ चंदन? युवराज ने दूर से चिल्लाकर चंदन से पूछा। चंदन ने निराशा में सिर हिलाया और ना का इशारा कर दिया। अब युवराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसकी मुठ्ठियां अपने आप भिज गई थी। रानी की हंसी अब उसके कानों में जहर की तरह चुभने लगी थी। युवराज गुस्से में तमतमाते हुए रानी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों की दहकती लपटों में एक पल को रानी को भी डरा दिया था। लेकिन वो खुद का संभालते हुए मुस्कुराई और गरजते हुए बोली, देख चिकने, मुझे हाथ लगाने की सोच में मत लेना, वरना तेरी बीवी तुझे कभी भी नहीं मिलेगी। टीना है कहाँ? युवराज ने दहाड़ते हुए पूछा। रानी पीछे हटते हुए बोली, ए पहले तो मेरे पास आना बंद कर, तभी बताऊंगी। युवराज वहीं ठिठक गया। रानी ने देखा कि उसका प्लान काम कर रहा है। वो और जोर से हंसते हुए बोली, तुझे अपनी उस छमिया का पता चाहिए ना? मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपनी खातिरदारी तो करने दो। इतना कहते ही उसने एक जोरदार सीटी मारी। सीटी की गूंज खत्म होते ही तकरीबन 10 सफेद सूट पहने लोग वहां पर युवराज को घेर लिया था। उसका कद काठी देखकर साफ पता चल रहा था कि ये सभी एक पेशेवर फाइटर थे। शरीर में निकली हुई ऊर्जा बता रही थी कि सभी मार्शल आर्ट में और निपुण भी थे। युवराज ने उनकी चालों को भाप लिया था। आज का खेल बहुत बड़ा था। रानी अपने तिरछे मुस्कान के साथ कदम पीछे हटाती हुई उनकी तरफ ही देख रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और हल्के से गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, ए चिकने, तो खेल शुरू करो ना। मुझे बहुत मजा आता है ऐसे खेल देखने में। और अगर अपनी बीवी को जिंदा और सही सलामत देखना चाहता है तो अपना हाथ चलाने की सोचना भी मत, चुपचाप इनसे मार खा लो। ये कहते हुए रानी ने अपने लड़कों को इशारा कर दिया। अगले ही पल सफेद सूट पहने एक फाइटर ने आगे बढ़ते युवराज के पेट की ओर जोरदार पंच जड़ दिया। युवराज ने उस हमले से बचने की कोई कोशिश नहीं की। न वो पीछे हटा और न ही कोई प्रतिरोध किया। पंच सीधा जाकर उसके पेट पर पड़ा, लेकिन वो अपनी जगह से टस भी मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी रानी पर जमी हुई थी। पास में खड़ा वसीम ये देख रहा था। युवराज को चुपचाप पिटते हुए देख उसका खून खोल उठा। उसका शरीर प्रतिक्रिया देने के लिए मचल उठा।
वो गुस्से में फुफकारते हुए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी युवराज ने अपनी कलाई से उसको हल्के से पीछे कर लिया और कहा, रुको वसीम, अभी रुको। वसीम ठिठक गया। उसने युवराज के हाथों को गौर से देखा। युवराज की उंगलियां कुछ संकेत कर रही थी। वसीम का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो तुरंत समझ गया कि युवराज की प्राथमिकता अभी लड़ाई नहीं, बल्कि टीना को ढूंढना था। अगर अभी भी उन्होंने हमला कर दिया तो रानी टीना को जान से मार देगी। युवराज का चेहरा इस वक्त लोहे की तरह कठोर था। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बस एक धैर्य बनाए हुए था। रानी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। उसकी हंसी अब और ऊंची हो रही थी। जब उसने देखा कि पहला फाइटर बस एक पंच मारकर रुक गया तो वो गुस्से में चिल्लाई, अबे कमीनो, रुके क्यों हो? मारो ना इसे, इतना मारो कि ये थोबड़ा इसका बिल्कुल इनके घर वालों को भी पहचान ना आए। रानी का आदेश मिलते ही बाकी फाइटर उसको ऊपर टूट पड़े। एक के बाद एक मुक्के लात घूसे बरसने लगे। युवराज का शरीर झटके खा रहा था, लेकिन वो अब भी न तो पलट के वार कर रहा था और न ही आवाज निकाल रहा था। उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थी और वो वसीम पर गुस्सा तो आ रहा था। वो वसीम भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि अभी मालिक की मर्जी के बिना कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। रानी के चेहरे पर अब वो हैवानियत भरी संतुष्टि थी। वो अपनी जीत का स्वाद चख रही थी। तभी कुछ ही देर में वसीम भाई, एक आदमी जिसे वो लोग गोदाम के दरवाजे पर पहरे के लिए छोड़ आए थे, वो हाफता वो अंदर भाग कर आया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और आंखों में भय की चमक आ गई थी। भाई, भाई, वो हाँफते हुए बोला और वसीम के पास जाकर तेजी से फुसफुसाया। वसीम की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने बिना समय गवाए युवराज की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा इशारा किया। मालिक, तैयार हो जाइए, वक्त आ गया है। युवराज के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। अब उसके भीतर का धैर्य चकनाचूर हो गया था। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ आगे की ओर बाजुएं चढ़ाई और गरजते हुए चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अब देखो ये क्या क्या करता है। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि पूरा गोदाम गूंज गया। रानी समेत उसके सभी गुंडे चौंक कर पीछे हट गए। अगले ही पल युवराज एक तूफान बन गया था। उसने सबसे नजदीक खड़े फाइटर के जबड़े पर इतनी तेज से घूसा मारा कि वो 2 फुट दूर जाकर गिर गया। दूसरा फाइटर आगे बढ़ा ही था कि युवराज ने उसके पेट पर भी घूसा मार दिया, इतनी ताकत से कि उसकी सांसें अटक गई। तीसरे को उसने पैर की एक हवा से किक में उड़ा दिया और कुछ ही सेकंड में 10 के 10 फाइटर धूल चाट रहे थे। कुछ के कान से खून बह रहा था तो कुछ की पसलियां टूट गई थी। पूरे गोदाम में उनकी चीख उड़ रही थी। रानी जो अब तक हंस रही थी, वो ये मंजर देखकर एकदम से दहल गई थी। उसके चेहरे पर रंग उड़ गया था और जिसने अभी कुछ मिनट पहले ठक्के लगाए थे, अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। युवराज बस एक कदम उसकी ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर कदम के साथ रानी का दिल उसके गले में अटकर धड़कने लगा था। डरती हुई कांपती वो एकदम से चिल्लाई, देख देख राजा, वहीं रुक जा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी मासूम से जान को जान से हाथ धोना पड़ेगा। युवराज रुकने के बजाय हंसने लगा। उसकी हंसी और ज्यादा खौफनाक थी। उसने कहा, जो करना है कर ले, अब तुझे तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। युवराज ने ठंडी आवाज में कहा और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रानी के हाथ कांपने लगे। उसने घबराते हुए जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने ही वाली थी कि एकदम से एक स्टार ब्लेड हवा में लहराता हुआ आया और उसके हाथ पर वार कर गया। रानी की उंगली कट गई। उसके अंगूठे से खून की धार फूट पड़ी। आह! रानी चिल्लाई और उसका मोबाइल नीचे गिर गया। ये तुमने क्या किया? समझ लो अगर मुझे अभी भी कुछ हुआ तो तेरी बीवी का तो कुछ पता नहीं चलेगा, साथ में तू भी दफन हो जाएगा। लेकिन युवराज पर उसकी किसी भी धमकी का असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। उसका पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था। उसके भीतर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। रानी अब गिड़गिड़ाने लगी थी। डर ने उसके घुटनों पर ला दिया था। उसने कहा, देख देख राजा, मुझसे दुश्मनी करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी बीवी का पता भी बता दूंगी और तुम्हें खुश करने के लिए और लड़कियां भी दिलवा सकती हूँ। रानी ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। लेकिन युवराज ने अपनी मुट्ठी खींची, सारी ऊर्जा समेट ली और धड़ाक एक जोरदार मुक्का रानी के मुंह पर दे मारा। रानी की एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था और दर्द से करहा रही थी, लड़खड़ा रही थी, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या होगा अब आगे? क्या युवराज टीना तक पहुंच पाएगा? कहीं टीना को कंटेनर में भरकर दूर देश में तो नहीं भेज दिया? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 422वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
तभी युवराज ने गहरी सांस ली। उसने अपने कपड़े झाड़े और सीधे वसीम की तरफ मुड़ गया। उसने कहा, अब बताओ वसीम, टीना कहाँ है? असल में जब युवराज रानी के आदमियों से मार खा रहा था, उसी समय उसने वसीम को इशारों में टीना के बारे में सुराग निकालने के लिए कहा था। वसीम ने इशारा समझ लिया था और फौरन अपने एक भरोसेमंद आदमी को बाहर भेज दिया था और वही खबर युवराज को मिलने वाली थी और उसने धड़कते दिल की धड़कन को एक दिशा में दे दिया था। वसीम ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, मालिक, इतनी देर में जो पता चला है, रानी ने सभी लड़कियों को एक कंटेनर में डालकर जहाज में भेज दिया है। वसीम की बात सुनकर युवराज की सांसें अटक गई। और मालिक, वो जहाज मुंबई बंदरगाह से 10 मिनट पहले ही दुबई के लिए रवाना हो चुका है। अगर वो जहाज इंडियन ओशन से निकल गया तो हम टीना मैडम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वसीम के ये शब्द युवराज के कानों में दर्द करने लगे थे। हर बीतता पल उसे टीना से दूर कर रहा था। युवराज की आंखों में लपटें जल उठी। उसने बिना वक्त गवाए सबको इशारे से तैयार रहने को कहा और खुद तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन तभी वसीम ने अचानक आसमान की ओर इशारा किया। मालिक, मैंने पहले ही फोन करके हेलीकॉप्टर बुला लिया था, क्योंकि अगर हम गाड़ी से जाते तब वो जहाज इंडियन ओशियन पार कर चुका होता। हेलीकॉप्टर से हम तेजी से पहुंच सकते हैं। युवराज ने आकाश की ओर देखा। वो सचमुच एक चमकता और हेलीकॉप्टर वहां धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। युवराज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा किया वसीम तुमने, अब एक पल भी हमें गंवाना नहीं है। चलो जल्दी करें। युवराज वसीम और चंदन के साथ तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलते हुए तीनों फुर्ती से उसमें चढ़ गए। वहीं वसीम के आदमियों ने बेहोश रानी को और उसके घायल आदमियों को अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया था। उधर जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, नीचे का नजारा तेजी से सिमटने लगा। फैली हुई सड़कों, छोटी बड़ी गलियों और थरथराते समंदर का दृश्य सामने के आसमान में बिखरता चला गया। युवराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके कानों में सिर्फ टीना की हंसी और आवाज गूंज रही थी। बस बस थोड़ी देर और टीना, बस थोड़ी देर और, युवराज ने मन ही मन कहा। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट के बीच वसीम ने रेडियो पर बंदरगाह के अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया और कहा, मालिक, हम सीधा जहाज के पीछे नहीं जा सकते। पहले हमें बंदरगाह पर एक कस्टम ऑफिसर से मिलना होगा। वही हमें जहाज की असली लोकेशन और नेविगेशन डिटेल देगा। युवराज ने गहरी नजर से वसीम की तरफ देखा। अब वो समझ चुका था कि बिना आधिकारिक अनुमति के अगर वे समंदर में निकल गए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ने मुंबई बंदरगाह के पास उतरना शुरू कर दिया। चारों ओर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, लहरों की टकराती छोटी नौकाएं और विशाल जहाजों का अद्भुत नजारा फैला हुआ था। हेलीकॉप्टर से उतरते ही वसीम फुर्ती से दौड़ा और एक इंतजार कर रहे एक कस्टम ऑफिसर पकड़ कर लेकर आया। मालिक, ये रहे मिस्टर शेखावत। इन्होंने जहाज की नेविगेशन की जानकारी तैयार कर ली है। शेखावत एक मंझे हुए अफसर और फाइलों के साथ दौड़ते हुए आए और युवराज के सामने खड़े हो गए और बोले, हेलो सर। युवराज ने गरजते हुए कहा, हेलो शेखावत, जल्दी बताओ कि जहाज की लोकेशन क्या है, हमें देर नहीं करनी है। जी साहब। शेखावत ने कांपते हाथों से एक टेबलेट निकाल ली और जहाज की लाइव ट्रैकिंग स्क्रीन पर दिखाते हुए बोले, ये देखिए, जहाज बंदरगाह से निकलते ही समंदर के मुख्य मार्ग की ओर बढ़ गया, लेकिन अभी भी तट से ज्यादा दूर नहीं गया है। करीब 20 नॉटिकल माइल्स दूर है। अगर जल्दी किया जाए तो पीछा किया जा सकता है। युवराज ने स्क्रीन पर तेजी से नजर दौड़ाई। जहाज का नाम सी क्वीन था, एक विशाल कंटेनर जहाज जिसमें टीना समेत कई और लड़कियों को भी कैद करके भेजा गया था। तब तक वसीम के आदमी जो पहले ही बंदरगाह के लिए निकल गए थे, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। हमें यहाँ कैसे पहुंचना होगा? युवराज ने चंदन और वसीम की तरफ देखकर कहा। वसीम ने गंभीर आवाज में कहा, सर, हमारे पास एक छोटा सा तेज रफ्तार वाला जहाज है जो इस बड़े जहाज तक पहुंचने में हमें मदद करेगा, लेकिन हमें बेहद सावधानी से काम करना होगा। अगर उन्हें हमारे बारे में पता लग गया तो वो जहाज को और तेज कर सकते हैं या फिर लड़कियों को खतरे में डाल सकते हैं। युवराज ने गहरी सोच में डूबते हुए अपने जबड़े खींच ली। वक्त अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। हर बीतता पल टीना को उससे दूर कर रहा था। उसने एक संकल्प भरी आवाज में कहा, ठीक है, हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे। हम सीधे जहाज के पिछले हिस्से से चढ़ने की कोशिश करेंगे। चंदन तो अब तक चुपचाप था। वो बोला, सर, जहाज के पिछले हिस्से में ही सर्विस एरिया होता है। वहां सुरक्षा थोड़ी ढीली होगी। अगर हम मोटर बोट को थोड़ा तिरछा से ले जाकर सीढ़ियां लगाएं तो बिना शोर किए जहाज पर चढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा। हम तीनों टीम बनाएंगे और पहली टीम मोटर बोट संभालेगी, दूसरी टीम चढ़ने की तैयारी रखेगी और तीसरी टीम जैसे ही ऊपर पहुंचेगी
सीधा कंटेनर सेक्शन की ओर बढ़ेगी। युवराज ने दोनों को गौर से देखा। उनकी आंखों में आग थी और चेहरे पर देहरे की चादर बिछी हुई थी। वो जानता था कि एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उसने कहा, याद रखो, टीना और बाकी लड़कियों की जान हमारी जिम्मेदारी है। शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई गोलीबारी तभी मत करना जब तक जरूरी ना हो। हम चुपचाप जाएंगे और अपना काम करेंगे। समझ गए मालिक, सबने एक साथ सिर हिलाकर कहा। फिर सबने अपने हथियार चेक किए और उसके बाद अपने साइलेंसर लगी हुई पिस्टलें, छोटी छोटी चाकू, रस्सी और पोर्टेबल सीढ़ी भी सब कुछ तैयार कर लिया था। कुछ ही पलों के बाद वे सब तेज रफ्तार मोटरबोट में समंदर की ओर चल पड़े। तेज हवाओं को चीरते हुए स्पीड बोट समंदर के सीने पर भागने लगी थी। युवराज के सामने अब एक ही लक्ष्य था, टीना को वापस लाना। लहरें स्पीड बोट के नीचे से टकराकर उछल रही थी, मानो प्रकृति खुद उसे चुनौती दे रही हो। लेकिन युवराज के इरादे फौलादी थे। उसकी आंखों के सामने टीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था, जो गुस्से में युवराज से कह रही थी, युवराज देख लेना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। समंदर का विस्तार भयावह था। दूर दूर तक पानी का अंतहीन सिलसिला दिखाई दे रहा था, पर फिर भी युवराज की आंखों में अलग ही चमक थी। मालिक, मालिक देखो, इतने में चंदन ने इशारा करके कहा। दूर पानी के बीच एक धुंधली परछाई नजर आ रही थी। जहाज का धुंधला आकार सी क्वीन समंदर पर तैरता हुआ वहीं पर जा रहा था। मोटरबोट ने अपनी गति धीमी कर ली। अब वे लगभग जहाज के पिछले हिस्से पर पहुंच चुके थे। जहाज के पिछले हिस्से में कंटेनर का अंबार था और उनके बीच में एक सर्विस लैडर सीढ़ी नीचे तक लटक रही थी। शायद कोई लापरवाही के लिए छोड़ गया था। ओह वाह, ये मौका अच्छा है, जल्दी करनी चाहिए, वसीम ने फुसफुसा कर कहा। युवराज ने सबसे आगे पहले बढ़कर रस्सी को पकड़ा और तेजी से लेकिन सावधानी से वो ऊपर चढ़ने लगा। चंदन और वसीम उनके पीछे ही थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हल्की सी फिसलन और एक छोटी सी चूक, पूरा मिशन खतरे में हो जाएगा। लहरों की थपेड़ों के बीच मोटरबोट बार बार हिल रही थी, लेकिन युवराज का संतुलन कमाल का था। कुछ ही मिनटों में वे जहाज के डेक पर पहुंच चुके थे। डेक पर पहुंचते ही युवराज ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ कंटेनरों का विशाल जाल था। बीच बीच में हल्की हल्की लाइटें जल रही थी। कुछ गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन रात की गहराई और उनके ढीलेपन ने युवराज को एक मौका दे दिया था। सब लोग अलग अलग हो जाओ, चुपचाप कंटेनर सेक्शन की तरफ बढ़ो। जिस कंटेनर में लड़के हैं उसे ढूंढना है, युवराज ने सबको इशारा करके कहा। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। जहाज के बीचों बीच कंटेनर के बीच से होकर चलते हुए उनकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। युवराज हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। हर बार जब कोई गार्ड पास से गुजरता तो वो कंटेनर की आड़ में छिप जाता। अब उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो समंदर भी उसकी धड़कनों को सुन रहा था। कुछ ही देर में चंदन ने इशारा किया और एक बड़े से कंटेनर के सामने भारी लगे हुए ताले की ओर देखा, और जहां पर दो गार्ड वहीं पर बंदूक लटकाए खड़े थे। शायद यही कंटेनर होगा। चंदन और युवराज दोनों तबे पांव से हाथ आगे बढ़े। उसके सामने दो गार्ड टहल रहे थे, जो कभी इधर उधर देखते और कभी दोनों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन उनकी चौकसी में ढील थी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई इस तरह मौत से खेलने आया होगा। युवराज ने चंदन की तरफ इशारा किया। चंदन ने हल्के से सिर हिलाया और एक क्षण के बाद दोनों बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। युवराज ने सामने वाले गार्ड के मुंह पर झपट्टा मारा और उसकी गर्दन को दबा दिया। चंदन ने दूसरे गार्ड को पीछे से पकड़ा और उसकी नस दबाई। एक पल की सिसकी और फिर दोनों गार्ड्स किसी कटे फटे की तरह जमीन पर ढेर हो गए। युवराज ने तेजी से नजर दौड़ाई। फिर दोनों उस भारी कंटेनर के सामने पहुंच गए, जिसे भीतर धीमी धीमी लड़कियां सिसक रही थी। दिल दहलाने वाली आवाजें अंदर से आ रही थी। युवराज ने धीरे से कंटेनर के ठंडे लोहे पर कान लगाया। भीतर से किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही थी। कोई मदद की गुहार लगा रहा था, कोई अपने घर वालों को याद कर रहा था। युवराज का कलेजा मरोड़ा खा गया। उसकी मुठ्ठियां भींच गई। लेकिन सवाल यह था कि कंटेनर के भारी ताले को कैसे खोले। उन्हें आवाज भी नहीं करनी थी, ताकि जहाज पर मौजूद बाकी गार्ड्स खबर न हो। चंदन और वसीम एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे आंखों ही में पूछ रहे हो कि अब क्या करें, क्या करेंगे अब वो, उस ताले को कैसे तोड़ेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 423वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी वसीम भाई ने अपने खास आदमी को इशारा किया और दुबला पतला सांवला सा युवक सामने आया। रज्जाक, वह वही आदमी था जिसके बारे में वसीम ने कहा था। चाबी हो या न हो, रज्जाक हर ताले की चाबी है। रज्जाक ने जेब से अपनी छोटी सी चाबियों का गुच्छा निकाल लिया और उसने एक एक करके ताले में उन्हें घुमाया। 1 मिनट भी नहीं बीता कि चटक की आवाज के साथ पहला ताला खुल गया, फिर दूसरा और तीसरा। सारे दरवाजे उसने एकदम से खोल दिए।
युवराज की धड़कनें तेज हो गई। जैसे जैसे ताले खुलते जा रहे थे, उसके भीतर टीना की झलक पाने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार भारी कंटेनर का दरवाजा चरचराता हुआ खुला और भीड़ का नजारा देखकर सबकी रूह कूप गई। काले अंधेरे अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी 10 लड़कियां सहमी हुई एक दूसरे से चिपकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गंदगी और आंसुओं के धब्बे थे, शरीर पर चिथड़े लटक रहे थे। कई लड़कियों के हाथ पैर बुरी तरह से सूजे हुए थे, जैसे जंजीरों के जख्मों से त्वचा को उनको चीर दिया था, और उनमें से कुछ तो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। युवराज ने दौड़कर सबसे पहले लड़की को सहारा दिया। उसने कहा, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उसकी आवाज तो कांप रही थी, पर लेकिन उसमें अटूट विश्वास था। सभी लड़कियां धीरे धीरे कांपते हुए बाहर निकली। किसी आंखों में डर था तो किसी की उम्मीद, लेकिन युवराज की निगाहें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वो टीना को खोज रहा था। क्या क्या यहाँ और भी लड़कियां हैं? युवराज ने एक लड़की से पूछा, जो अभी फूट फूट कर रो रही थी। वो लड़की सिसकते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, यहाँ और बहुत सारी लड़कियां हैं। हमें अलग अलग कंटेनरों में बांट दिया है। कुछ और भी लड़कियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां, 13-14 साल की भी, उसने सिसकते हुए कहा। युवराज के चेहरे पर एक पल के लिए आग दौड़ गई। उसकी मुठ्ठियां फिर से भिज गई और उसकी आंखों में वहशत भर आई। इतनी मासूम जिंदगियों को इन वहशी दरिंदों ने कैद करके रखा हुआ था। उसने एकदम से चंदन और वसीम की तरफ देखा और कहा, सभी लड़कियों को तुरंत नीचे मोटरबोट में ले जाओ, बाकी टीम को भी बुलाओ। हमें सारे कंटेनर खंगालने पड़ेंगे, एक भी लड़की छूटने नहीं चाहिए। चंदन और वसीम ने बिना देर किए काम संभाल लिया। लड़कियों को चुपचाप पीछे बने सीढ़ी के रास्ते से नीचे लेकर जाने लगा। मोटर बोट अब समंदर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसका इंजन बंद था ताकि कोई आवाज न हो। लड़कियों को एक एक करके वहां से उतार दिया गया, लेकिन युवराज वहीं रुका। उसके मन में टीना की छवि घूम रही थी। वह फिर से चंदन और वसीम के पास पहुंचा और कहा, बाकी कंटेनरों को भी खोजना होगा, चलो जल्दी और उनको देखना शुरू करो। चांदनी अब भी पूरी तरह बादलों में पीछे छुप गई थी। चारों ओर तेज स्याही पिघल रही थी। समंदर का पानी जहाज के इर्द गिर्द होले खा रहा था, लेकिन जहाज के उस हिस्से में निरता पसरी हुई थी जहां युवराज, चंदन और रज्जाक एक के बाद एक कंटेनर खोलते जा रहे थे। हर कंटेनर के ताले को रज्जाक अपनी निपुणता से चुटकियों में खोल रहा था। हर दरवाजा खुलते ही भीतर से चीखती सिसकियां बच्चियों का झुंड बाहर आता। उनके फटे हुए कपड़े, सूजी हुई आंखें और कांपते शरीर इस अमानवीयता की गवाही दे रही थी। युवराज ने हर बार लड़कियों को बाहर निकलते ही मोटरबोट तक भेजने का काम वसीम के हाथों सौंप दिया। वसीम के दो मजबूत साथी चुपचाप लड़कियों को गोद में उठाकर या कंधे का सहारा देकर नीचे मोटरबोट तक लेकर जा रहे थे, लेकिन युवराज की आंखें इस बीच टीना को बेसब्री से ढूंढ रही थी। हर बार जब लड़कियां बाहर आती, युवराज उनकी आंखों में झांकता, उनकी हालात पर दुखी होता, पर उम्मीद से टीना को ढूंढता। वो हर एक लड़की को अपना फोन दिखाता। स्क्रीन पर टीना की मुस्कुराती हुई तस्वीर चमक रही थी और कांपती आवाज में पूछता, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? ये कौन से कंटेनर में है, तुम्हें कुछ पता है क्या? पर हर बार जवाब में लड़कियां बस सिर हिला देती। नहीं, कई लड़कियां तो डर से बोल भी नहीं रही थी। कुछ पबक पड़ती और कुछ चुपचाप आंसू बहाती। अब बस 7 कंटेनर खोले जा चुके थे। करीब बहुत सारी लड़कियां उनके पास में आ गई थी, लेकिन टीना कहीं नहीं मिली थी। युवराज की दिल की धड़कनें हर कंटेनर के साथ और तेज हो जाती। फिर टीना को न पाना और भारी निराशा से उसके अंदर और भी ज्वाला भड़क गई थी। वो कभी भी सोच नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। चंदन ने युवराज के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में भी चिंता थी, लेकिन होठों पर मजबूती थी। सर सर थोड़ा सब्र करते हैं, शायद मैडम कहीं तो मिलेगी। युवराज ने जबरदस्ती खुद को संभाल लिया, एक लंबी सांस ली और अगले कंटेनर की ओर इशारा किया। चलो इसको देखते हैं। रज्जाक ने जैसे ही औजार से अगला ताला खोला, भीतर से फिर वही सिसकियां और डरी हुई नन्ही बच्चियां निकली। उनके नन्हे नन्हे पैरों में बेड़ियों के निशान तो थे और मुश्किल से चल पा रही थी। युवराज ने फिर एक लड़की को टीना की तस्वीर दिखाई, हर बार एक उम्मीद के साथ कहीं इस बार कोई हाँ कर दे, लेकिन टीना अभी भी गायब थी। वसीम ने दोनों साथी बाकी लड़कियों को लेकर मोटर बाइक पर लेकर चले गए। अब जहाज पर सिर्फ युवराज, चंदन, वसीम और रज्जाक बचे थे। समंदर की हवाएं अब और तेज हो चुकी थी। जहाज का पुराना लोहा चीखने लगा था। युवराज अब हाँफते कांपों से हाथ कंटेनर के सामने खड़ा था और उसके होठ पर बुदबुदाहट थी। हे भगवान, टीना को सलामत रखना। रज्जाक ने फिर चाबी घुमाई और ताला एकदम से खुल गया, लेकिन तभी ठक ठक तेज कदमों की आवाज पास से आने लगी। चारों के चेहरे पर एक साथ
पलट गए और फिर उन्होंने देखा कि जहाज के उस गलियारे में लगभग 6 से 8 गार्ड तेजी से उनकी ओर बढ़ते जा रहे थे। गार्ड ने सबसे पहले जमीन पर पड़े बेहोश अपने साथियों को देखा, फिर सामने खड़े युवराज और उसके साथियों को। सब कुछ एक पल के लिए साफ हो गया था। गार्ड्स के चेहरे पर गुस्से और साजिश का मेल आ गया था। बिना कोई चेतावनी के उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। हाथ ऊपर कर लो, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दी जाएगी, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। युवराज ने चंदन की तरफ देखा। एक क्षण तो दोनों की आंखों ने तय कर लिया था कि लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। टीना को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। युवराज ने हाथ मरोड़े और वसीम को धक्का दे दिया। चंदन की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। रजाक का औजार भी छीनकर फेंक दिया। सबको पकड़कर गार्ड्स ने लोहे के चैनों से बांध दिया था। यह सब कुछ इतना जल्दी हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हो गया। युवराज के माथे पर पसीना आ गया था, उसकी सांसें भारी हो गई थी। आखिरी कंटेनर का दरवाजा बस आधा खुला हुआ था। तभी एक गार्ड ने आकर उसके सिर पर वार कर दिया। युवराज की दुनिया घूमने लगी। सब कुछ धुंधला सा हो गया और उसकी आखिरी नजर उस धुंधले कंटेनर के भीतर से हल्की सी हलचल पर थी। कहीं वो तलाश जब सब कुछ दांव पर लगाकर बैठा हुआ था। गार्ड्स ने उनके हाथों को पीछे रस्सियों से कसकर बांध दिया था और उनके चेहरों पर थकान, निराशा और कहीं ना कहीं गुस्से की चिंगारी चमक रही थी। युवराज का सिर झुका हुआ था, उसका दिल भर गया था दर्द से और उसे पूरा यकीन था कि आखिरी कंटेनर में टीना ही होगी। लेकिन वो मौका हाथ से फिसल चुका था। अब सिर्फ अफसोस था। न केवल टीना बल्कि उस कंटेनर में बाकी कैद बच्चियों को भी आजादी नहीं दिला पाया था। उसके सीने में कसक उठ रही थी। आंखों के आगे बार बार टीना की मुस्कान घूम रही थी। गार्ड्स ने उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए जहाज के अंदरूनी हिस्से में एक बड़े से कमरे की ओर लेकर जा रहे थे। कमरे के बाहर 2 भारी भरकम दरवाजे थे जिस पर सुनहरी पट्टियों की सजावट की गई थी। जब दरवाजा खुला तो युवराज भीतर अंदर उनको धकेल दिया गया। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान सिंहासन नुमा कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके घुटनों पर दोनों और 2 सहमी हुई डरी हुई लड़कियों के साथ उन दोनों लड़कियों में से एक टीना ही थी। युवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। टीना जिंदा थी और वो भी सामने, लेकिन ऐसी हालत में उसकी आंखों में डर और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने युवराज को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की उम्मीद की चमक उभरी, लेकिन डर उसके अंदर पनप रहा था। कमरे में बैठा उस आदमी ने वहां पर जो बॉस था, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आओ मिस्टर सिंघानिया आओ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी आसानी से यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन अब जब आ ही गए हो तो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी की बोली लगते हुए देख लेना। युवराज के सीने में आग जल उठी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने दहाड़ते हुए कहा, अभिराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर जाएगा, लेकिन अब तूने सारी हदें पार कर दी है। अगर तुझमें दम है तो मुझसे सीधा मुकाबला कर। औरतों को बीच में लाकर तूने साबित कर दिया है कि तू कितना नीच इंसान है। युवराज की आवाज गूंजती चली गई। टीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सामने जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका असली नाम अधिराज था। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी कड़वी थी और जहरीली थी। उसने कहा, सीधी टक्कर तो मैं तुमसे ही ले रहा था युवराज सिंघानिया, लेकिन जब तुम्हें तकलीफ देने में मेरा बिजनेस भी चल रहा है तो फिर मैं क्यों अफसोस करूं। उसने एक ठंडी सांस भरी और आगे कहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम रानी के जाल में कैसे बच निकले। युवराज के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। उसने कहा, क्योंकि सच्चाई का साथ देने वालों का कोई जाल नहीं बांध सकता। अभिराज, तुम जैसे लोग सिर्फ डरकर जीत सकते हो, दिल से नहीं। चंदन और वसीम जो बंधे हुए खड़े थे, चुपचाप युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने भी अजीब सी एक जिद उभर आई थी कि आज तो वो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। अभिराज की ठंडी आंखों में युवराज को देखा और फिर उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, इन्हें नीचे सेल में डाल दो। सुबह नीलामी होगी और सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आएगा। गार्ड्स ने चारों को फिर से घसीटना शुरू कर दिया। युवराज की नजरें आखिरी बार टीना से टकराई। टीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पलकों में उम्मीद भी बसी हुई थी। क्या होगा अब कल, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 424वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज, चंदन, वसीम और रज्जाक चारों गार्ड्स के हाथों बंधे हुए नीचे सेल में उनको पहुंचा दिया था। उनके हाथ और पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक बेहद ही तंग और गंदी सी कोठड़ी थी, जिसमें एकमात्र रोशनी की लो मुश्किल से दीवार के छेद से अंदर आ रही थी।
भीतर का वातावरण गर्म, गंदा और दम घोटू था। मच्छरों का झुंड चारों ओर मंडरा रहा था और उन चारों के चेहरे पर थका और तनाव से भरा हुआ एक ही सवाल था, क्या अब हम इससे बाहर निकल पाएंगे? गार्ड्स ने दरवाजे को बंद कर दिया और उनकी सांसों में गहरी खामोशी घुल गई। चुपचाप सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। यह वो लम्हा था जब उम्मीद और निराशा दोनों की लहर एक साथ दौड़ रही थी। लेकिन युवराज ने सबसे पहले अपनी आंखें दौड़ाई और सभी को धीरे से कहा, देखो, हम लोग हार नहीं मान सकते। हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तुम चिंता मत करो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। एक नई उम्मीद उसने जगा दी थी। चंदन और वसीम ने सिर झुकाकर युवराज की बातों में सहमति जताई। रजाक ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ली। वो हमेशा से एक रणनीतिक आदमी था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसा वो एक खतरनाक चाल चलने का प्लान बना रहा था। रजाक ने चुपचाप से अपने जेब से एक तार निकाला। वो बहुत ही एक महीन और मजबूत तार था, जिसे उसने अपनी इमरजेंसी के लिए अपने पास रखा था। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, देखो, मैंने कहा था ना, किसी भी स्थिति में बाहर निकलने का तरीका मैं हमेशा तैयार रखता हूँ। युवराज की आंखें चौड़ी हो गई। वो जानता था कि अब उसके पास सिर्फ यही मौका है। अब वो समय से बाहर नहीं निकल पाए तो शायद कभी भी नहीं निकल पाएंगे। रजाक ने तार को चुपचाप अपनी उंगलियों के बीच लपेटा और फिर उसे सेल के ताले के पास लेकर लगा दिया। वो जानते थे कि यह मुश्किल होगा, लेकिन रजाक की तिजोरी जैसी फुर्ती और महारियत अब कोई शक भरी नहीं थी। उसे ताले खोलने का एक तरीका बखूबी आता था। और धीरे धीरे ताले में तार को घुमाने लगा। हर एक घुमाव के साथ वो महसूस कर रहा था कि ताला अब उनकी चुपचाप कोशिशों से टूटने वाला था। थोड़ी देर में ताला खुल गया और चारों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने ध्यान से एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप बाहर निकलने लगे। इस दौरान गार्ड्स की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थी। वो शायद अपने चहल पहल से मौजूद में व्यस्त थे। वसीम, चंदन और रजाक धीरे धीरे से बाहर निकले। उनकी चाल में तेजी नहीं थी, बस वे बिल्कुल शांति से चुपचाप अंधेरे में छिप कर ऊपर आ रहे थे। युवराज आखिरी व्यक्ति था जो बाहर निकला। उसने धीरे से सेल का दरवाजा बंद किया और सभी को इशारे से चलने को कहा। शुरुआत में सब कुछ शांत था। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर आ रहे थे, वे एक एक करके गार्ड्स को सधे हुए कदमों से गिरा रहे थे। हर बार जब वे गार्ड्स को गिराते तो जल्दी से और चुपके से दूसरे गार्ड्स की ओर बढ़ते। हर गार्ड का चेहरा असमंजस में था, जैसे वो सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। ये खतरनाक खेल धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक एक गार्ड ने एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा। उस गार्ड का चेहरा कुछ शक से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, चंदन ने अपनी पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया और गार्ड वहीं पर गिर पड़ा। अब उनका लक्ष्य जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने का था, जहां अभिराज और उसके गार्ड्स खड़े थे। एक तरफ जहाज का माहौल तनावपूर्ण था और वहीं दूसरी तरफ चारों एक रोमांचक लड़ाई में अपनी ताकत लगा रहे थे। आखिरकार वे ऊपर तक पहुंचने में सफल हो गए। जैसे ही वे जहाज के ऊपर पहुंचे, कुछ गार्ड्स उन्हें देखकर चिल्लाए। यह आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि जैसे हर गार्ड उनके पास पहुंचना चाहता था। इस लहजे में इनकार नहीं था कि चारों ने महसूस किया और वो सब एकदम से सारे गार्ड्स उनकी तरफ आने को आतुर थे। लेकिन यह आखिरी मुकाबला था। अब गार्ड्स ने एक साथ मिलकर उन चारों पर हमला करने का मन बना लिया था। सारे गार्ड्स एक साथ आए और युवराज ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपनी टीम को इशारा कर दिया। वो जानता था कि अब उन्हें अपने असली ताकत दिखानी होगी। ये एक ऐसा पल था जहां वो हारते तो उनकी जान चली जाती। तुम सब एक तरफ हटो, आज मैं अकेले ही इन सब का सामना करूंगा, युवराज ने सबको पीछे और हटाते हुए कहा। चंदन, वसीम और रजाक ने तुरंत उसकी बात मान ली। वे किनारे खड़े हो गए और युवराज की तरफ देखते हुए उसकी योजना को समझने की कोशिश करने लगे। फिर वो एक पल आया और जब युवराज ने पहली बार अपनी असली मार्शल आर्ट स्किल्स का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर अपने हाथ की मांसपेशियों को खींचते हुए उसने पहले गार्ड्स की दिशा में एक तेज किक मारी। वो किक इतनी तगड़ी थी कि वो गार्ड हवा में उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया। यह किक एक विशेष तकनीक की थी, जिसे युवराज ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखा था। वो हाई परफॉर्मेंस किक कहा जाता था। इस मूव में शरीर की पूरी शक्ति एक साथ फोकस हो जाती थी, जिससे हमले की तेजता दुगनी हो जाती थी। गार्ड का चेहरा पहले तो आश्चर्यचकित था, फिर वह दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। युवराज की आंखों में एक गहरी जलन थी। यह एक संदेश था कि उन सभी गार्ड्स के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला था। फिर गार्ड्स के बीच हलचल शुरू हो गई और 5 गार्ड्स एक साथ आगे बढ़े। युवराज की गति इतनी तेज थी कि गार्ड्स को उसकी एक हर किक पंच पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। वो गार्ड्स के सामने आकर अपने पैरों और हाथों का उपयोग करता रहा, उन्हें असमर्थ बनाता रहा। युवराज ने गार्ड्स के एक समूह को संभालते हुए पैंथर पाव तकनीक का इस्तेमाल किया, जो एक झुकी हुई स्थिति पर हमला करने की तकनीक थी।
इस मूव के दौरान वह अपने शरीर को झुकाता और फिर बहुत तेज गति से गार्ड की तरफ दौड़ता हुआ एक लंबी किक मारी। वो किक इतनी तेज थी कि वो गार्ड को उड़ाकर कुछ दूर मीटर जा गिराई। तीसरे गार्ड को भी उसने इसी तकनीक से निपटा और इस बार उसकी कलाई पकड़कर उसे एक झटका देते हुए गिरा दिया। उसने गार्ड को एक जबरदस्त एल्बो हिट किया और उसके सिर से जो टकरा गई और उसका मुंह इतना तेज था कि गार्ड पूरी तरह से चकरा गया। युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। वो जानता था कि लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा में एक जलती हुई आग थी। वो गार्ड्स को बिना किसी पछतावे के गिराने में लगा हुआ था। उसकी हर एक हरकत में ताकत थी। अब गार्ड्स ने एक समूह में अकेले निपटने की दिशा में बढ़ने लगा। वो केवल केवल शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि अपने मनोबल और मानसिक दृढ़ता पर भी पूरी तरह से निर्भर था। उसने गार्ड पर पेट से एक जबरदस्त पंच मारा, फिर उसी क्षण उसकी बाहों का उपयोग करते हुए उसे उछाल दिया। उसके बाद वो गार्ड की तरफ बढ़ते हुए घुटनों पर टक्कर मारा और उसे नीचे गिरा दिया। वो लगातार सभी को गिराया जा रहा था। उसके बाद उसने एक गार्ड के सिर पर घुसा मारा, एक ऐसा पंच जिसे मार्शल आर्ट में स्नैक पंच कहा जाता है, और वो गार्ड की सिर की हड्डियां टूट गई। वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब दो गार्ड्स बचे थे तो युवराज ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई और पूरे शरीर से उछलते हुए दोनों गार्ड्स की दिशा में बढ़ा। उसने पहले एक गार्ड की गर्दन पकड़ ली और अपने शरीर से जोड़कर एक शक्तिशाली स्लैम मारा। फिर दूसरे गार्ड को अपनी दोनों कंधों से झुलाते हुए जोरदार पंच मारा। गार्ड सारे नीचे गिर गए थे। पूरा मैदान चुपचाप सुनसान हो गया था। उनके शारीरिक में जो थकावट थी, लेकिन उसने आंखों में एक नया जोश भर लिया था। वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। युवराज ने अपने साथियों को धीरे धीरे अभिराज के कमरे की ओर बढ़कर कहा, और उसके कदम में गहरे विश्वास से भरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजनबी दुश्मनी को हराने का साहस था। जैसे वो कमरे में आगे आई, उनके अंदर का दृश्य देखकर हैरान हो गए। अभिराज बैठा हुआ था और टीना और दूसरी लड़की अभी भी उसके पास ही थी। दोनों डर के कांप रही थी। युवराज ने ध्यान से देखा और फिर तेज कदम कर दिए। युवराज अभिराज की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी लड़ाई अभिराज के साथ केवल पर्सनल नहीं थी, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर थी। अभिराज ने जब युवराज और उसके दोस्तों को देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट भर आई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग इतनी आसानी से उसके गार्ड्स को कैसे हरा सकते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अभिराज का हर एक गार्ड फाइटर और इन चारों ने उसे कैसे गिरा दिया, ये उसके समझ से बाहर था। लेकिन अभिराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक अनुभवी और कुशल मार्शल आर्ट्स फाइटर था। उसका संत लेवल 4 का प्रशिक्षण किसी भी कठिन चुनौती को आसानी से पार करने में सक्षम था। वो खड़ा हुआ और युवराज को घूरते हुए बोला, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता युवराज। युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडा और गहरी योजना का संकेत था। उसने उसकी हरकत पर नजर डाली और आगे बढ़ने लगा। अब क्या करेगा युवराज? क्या अभिराज को हरा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 425वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पहले हमला करने का निर्णय ले लिया था। उसने तेजी से अपने हाथों को झुकाया और युवराज की ओर किक मारी। ये किक इतनी स्ट्रीक और तेज थी कि यदि युवराज थोड़ा सा भी चूकता तो बुरी तरह से घायल हो सकता था। लेकिन युवराज ने अपने पैरों को पंछी की तरह हलचल की और किक को अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया। वह अभिराज की किक के साथ एक पल को सटीकता से मुकाबला करता। फिर उसने उस किक को पलटते हुए अभिराज के पैर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभिराज भी अत्यधिक तेज था। उसने अपने पैर के झटकों से निकाल दिया और एक उल्टे मुक्के से युवराज की छाती पर वार किया। युवराज ने अपनी बॉडी को एकदम टाइट कर लिया और उसी पल उसे खड़ा होने में गति से पीछे की ओर कूच कर दिया। अभिराज का मुक्का हवा में ही जाकर खाली हो गया। यह मौका था। युवराज ने अपने हाथों को लहराया और अभिराज की दिशा में एक जोरदार पंच मार दिया। ये पंच अभिराज के गाल पर सीधे लगा और अभिराज ने सिर झटक गया। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर से हमला करने का मन बनाया। अभिराज ने फिर से अपने पैरों से हमला करना शुरू कर दिया। अब वो जानता था कि युवराज ने उसे कमजोर समझने की गलती की थी। वह अधिक स्ट्रीक और शक्तिशाली वार करने लगा था, लेकिन युवराज जो अपने शरीर पर हलचल को समझ चुका था, उसने अभिराज की हर किक और पंच को बेहद सफाई से बचना शुरू कर दिया था। उसने अभिराज की किक को पकड़कर मोड़ दिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक बाउंसिंग पंच मारा जो सीधे ही अभिराज के पेट पर गया। अभिराज पूरी तरह से हांफता हुआ थोड़ा सा पीछे हट गया था। युवराज अब पूरी तरह से हावी हो चुका था। अभिराज के बाएं पैरों को लात से हिट करता तो उसके आगे बढ़ जाता, फिर एक चौंकाने वाली साइड किक से अभिराज को झटका दे दिया।
अभिराज ने जैसे ही खुद को संभाला, युवराज ने उसे एक तेज शोल्डर टेबल मारा और उसे दीवार पर दे मारा। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई और वो चकराता हुआ जमीन पर गिर गया। अभिराम ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने पेट से उठते हुए पूरी ताकत से युवराज की ओर दौड़ लगाई। वो युवराज के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन युवराज ने पहले ही उसकी दिशा को समझ लिया था। उसने अभिराज की कमर पर एक जबरदस्त किक मारी, जिससे अभिराज का घुटना तक झुक गया। वो अभिराज का अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था और उसने गलती से अपनी सारी ताकत को एक जगह लगा दिया था। युवराज ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, यह तुमने खुद ही मोल ले लिया है अभिराज। और फिर उसने अभिराज के सिर पर एक जबरदस्त पंच मारा। अभिराज स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था। वो अपने हाथों से दीवार पकड़ते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवराज ने उसे फिर से झटका देते हुए दीवार से दूर फेंक दिया। उसने अभिराज की गर्दन को पकड़ लिया और फिर उसके कंधे को पटक दिया। अभिराज का शरीर हिलने लगा और उसकी आंखों में डर आने लगा था। युवराज का अब तरीका साफ था। अभिराज को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। अभिराज की कमजोरी को पहचानते हुए युवराज ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से लगाते हुए उसे दबोच लिया। उसने अभिराज को चमत्कारी तरीके से घुटने पर बैठा दिया, फिर एक जोरदार किक से अभिराज के चेहरे पर मारा, जिससे वो अंततः पूरी तरह से एकदम निढाल हो गया। युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका था। अभिराज जमीन पर पड़ा था, हाँफ रहा था। युवराज ने अपना अंतिम शब्द कहा, यह तुम्हारी हार है अभिराज। तुमने मुझे हल्के में लिया, लेकिन आज तुम्हारी गलती का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। समंदर की लहरों के साथ युवराज और उसके दोस्त की जिंदगियां जुए की तरह झूल रही थी। जैसे ही वे अभिराज के कमरे से बाहर निकले, उनके कदम तेज हो गए। युवराज का मन पूरी तरह से टीना को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाने के लिए भरा हुआ था, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना ने उनके सभी प्लान को अचानक मोड़ दिया। अभी वे कक्ष से बाहर नहीं निकले थे कि अभिराज ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक खतरनाक गूंज के साथ गोली चला दी। गोली का निशाना थोड़ा सा गलत हुआ और वो सीधा टीना के कंधे पर लग गई। एक दर्दनाक चीख ने सभी को चौंका दिया। टीना के चेहरे पर अचानक से दर्द और चौंक से संकेत आ गए। ये दृश्य देखते ही युवराज का दिल टूट गया। वो तेजी से टीना की ओर दौड़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर चंदन के हवाले कर दिया। चंदन, चंदन, तुम टीना को संभाल लो, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर एक पल गंवाए बिना अभिराज की ओर बढ़ने लगा। अभिराज की पिस्तौल से निकली गोली की आवाज ने जैसे समंदर में शांत लहरों को हिला दिया था। यह आवाज सुनकर दूर समंदर में एक और जहाज अपनी दिशा बदलते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा था। यह किसी और के आने का संकेत था, लेकिन उस वक्त युवराज और अभिराज की लड़ाई ने सब कुछ भुला दिया था। युवराज ने अभिराज को देखते हुए कहा, तुमने मेरी पत्नी को निशाना बनाया और अब तुम्हें अपनी ये गलतियां भुगतनी होगी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और दर्द था कि अभिराज ने एक पल को उसकी आंखों में गहरी नफरत और आक्रोश को देखा। युवराज ने फिर अपनी पूरी ताकत से अभिराज पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले उसकी वहां में एक गहरा घाव मारा, और लेकिन वह लगातार हमला करता रहा। अभिराज के सामने खड़ा था और एक गहरी समर्पण भावना से, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़ाई को जीतने के बाद टीना और उसकी पूरी टीम की सलामती हो सकती थी। दूसरी और अभिराज अभी भी किसी साधारण आदमी से कम नहीं था। उसकी पिस्तौल से गोली चलाने के बाद पूरा ध्यान अपनी रक्षा में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर क्रोध भी था, लेकिन फिर भी वो शारीरिक ताकत के साथ युवराज के हमलों का सामना करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी दूसरी पिस्तौल निकाली और फिर से युवराज की ओर निशाना बनाने की कोशिश की, परंतु युवराज ने पहले से ही अभिराज को चालों को पढ़ लिया था। उसने अभिराज को एक और जबरदस्त किक मारी और पिस्तौल हाथ से गिरते ही अभिराज कुछ क्षणों के लिए गड़बड़ा गया। यह मौका था युवराज के पास कि एक के बाद एक कई पंच उसने लगातार उसके चेहरे पर मार दिए। वहां बाहर एक और जहाज उनके जहाज को घेर चुका था, और उन सभी को यह नहीं पता था कि भारतीय नौसेना ने पहले ही उनके जहाज को ट्रैक कर लिया था। वो इस खतरनाक मिशन को अंत तक सुनिश्चित करने वाली थी। नौसेना के जवानों ने जैसे ही अभिराज के जहाज को घेरना शुरू किया, पूरी स्थिति बदलने लगी। युवराज और अभिराज दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन युवराज ने इससे भी बिना डरे मुकाबला किया। भारतीय नौसेना की टीम ने जहाज के अंदर दाखिल होते हुए उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और दिशा से घेराबंदी कर दी गई, और अब अभिराज को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। हर बार मुझे हराने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तो तुम पूरी तरह से खुद में फंस गए हो, युवराज ने अभिराज की तरफ मुंह करके कहा। उसके शब्दों में सच्चाई थी। अभिराज पूरी तरह से पकड़ लिया गया था। नौसेना के अधिकारियों ने अभिराज के हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, हम लोग तो कब से तुम जैसों की तलाश कर रहे थे। बच्चियों को उनके माँ बाप से अलग करते हो और उनकी जिंदगी नरक बनाते हो।
अब देखो तुम्हारा क्या हौसला होता है। अभिराज की आंखों में गुस्से का हर घाव था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी ताकत अब उसके पास नहीं थी। युवराज ने चंदन और टीना की ओर देखा। उसने सोचा कि एक लंबे संघर्ष के बाद अब उसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन उसका दिल भारी था, क्योंकि उसने देखा कि टीना को गोली ठीक कंधे के नीचे लगी थी और उसे अपनी पूरी कोशिश करनी थी कि वो ठीक हो जाए। भारतीय नौसेना को सबसे सुरक्षित किया और युवराज को उस समय से मिलते ही टीना की देखभाल करने के लिए भेज दिया। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या टीना ठीक हो पाएगी। वो तुरंत टीना को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा और सड़क पर दौड़ती हुई कार की आवाजें और रात की खामोशी के बीच एक ही नाम गूंज रहा था, टीना। और युवराज की आंखों में गहरा भय और दर्द था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो लगातार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, टीना को बचा लो। उसने कार की गति को और भी तेज कर दिया, जैसे मानो उसकी उम्मीद का कोई सिरा अब बस यही हो। टीना के कंधे से खून लगातार बह रहा था और युवराज की हर एक कोशिश यही थी कि किसी भी हाल में उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा दिया जाए। मुंबई सिटी हॉस्पिटल का नाम जैसे ही राहत की एक किरण आ गई, उसने जैसे ही उस नाम को देख लिया था, युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए गाड़ी को हॉस्पिटल के गेट के पास रोक दिया। जैसे वो अंदर भागा, नर्स और डॉक्टर उसे देखकर चौंक गए। टीना की हालत नाजुक हो गई थी। डॉक्टर ने बिना वक्त गवाए टीना को सीधा आईसीयू में ले जाकर जाने का आदेश दे दिया। युवराज अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी हथेलियों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसका मन शांत था, लेकिन आंखों में आंसू आ गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो लगातार सोच रहा था, टीना को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं टीना को नहीं खो सकता। एक तरफ टीना की जान का संकट, वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपार डर और दर्द जूझ रहा था। इसी बीच टीना के माता पिता यशवंत और यामिनी, जिनकी जिंदगी में कभी कोई गड़बड़ी मुसीबत नहीं आई थी, अचानक से सबसे बुरी खबर को सुनकर वो अस्पताल आ गए थे। जैसे ही उन्हें अपनी बेटी के घायल होने की खबर मिली, उनका दिल जैसे रुक सा गया था। यामिनी का चेहरा सफेद पड़ गया था और यशवंत की आंखों में आंसू का सैलाब भर आया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ अस्पताल के गेट के अंदर आ गए। उनकी नजरें केवल एक ही चीज को ढूंढ रही थी, टीना कहाँ है। अस्पताल में अंदर कदम रखते ही यशवंत और यामिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास घूम रही हो। हर कदम उन्हें यही लग रहा था, अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो उनका पूरा जीवन अधूरा रह जाएगा। यशवंत ने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि जैसे वो अपनी बेटी को खोने की कगार पर खड़ा है। क्या होगा अब आगे? क्या टीना बच पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और हमें ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को अपने लोगों तक पहुंचाना है, तो इसे अपने ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।